हादसे की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भगवान जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा में होंगी शामिल। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद को मिली आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स हॉस्पिटल की सौगात। साथ ही अमित शाह ने किया अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को किया ढेर। भीषण गोलीबारी में 2 जवान भी शहीद। गुप्त सूचना के बाद आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी। तमिलनाडु पहुंची बसपा अध्यक्ष मायावती। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। भाजपा ने डीएमके कांग्रेस गठबंधन को घेरा। पूछा, हाथरस जाने वाले राहुल गांधी क्या आर्मस्ट्रांग के परिवार से भी मिलेंगे? लगातार हो रही बारिश से बड़े हादसे। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत। वहीं झारखंड के देवघर में 3 मंजिला मकान ढहने से 2 लोगों ने गंवाई जान। 7 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी। आज उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा और पूर्वी राजस्थान में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश। फ्रांस में आज होगा राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। पहले चरण के मतदान में नेशनल रैली की मरीन ली पेन को बढ़त। इस चरण में हुआ था रिकॉर्ड 60% मतदान। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज। पहला मुकाबला गंवाने वाली भारतीय टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और अब विस्तार से समाचार। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है और ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। भगवान रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले। तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी। तो आज से शुरू आषाढ़ महीने में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है और हर साल भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद बीच में बहन सुभद्रा का रथ होता है और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगी। और अब एक नज़र भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के इतिहास पर। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा द्वितीय तिथि से इसकी शुरुआत होती है
और आषाढ़ महीने में भव्य यात्रा निकाली जाती है। दशमी तिथि को रथ यात्रा समाप्त होती है। राष्ट्रपति आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगे। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ की सवारी पर निकलते हैं। बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की थी और ये माना जाता है कि तभी से रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं और पुरी में ही भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और इस उत्सव की शुरुआत 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। और साथ ही ये भी माना जाता है कि ओडिशा के गजपति राजाओं के शासन के दौरान ये त्योहार शुरू हुआ और महत्वपूर्ण भी हुआ उस समय से ही। साथ ही इसकी तैयारी में जो रथ है वो नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। तो विशेष रूप की लकड़ी से ये रथ बनाए जाते हैं और भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। तो ये विशेष रथ होता है और इस साल ये यात्रा 7 जुलाई को द्वितीय तिथि के आगमन पर प्रातः 4:26 पर शुरू हुई। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार इस साल ये 2 दिवसीय यात्रा है और ये यात्रा 53 सालों के बाद 2 दिनों की होने जा रही है। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले 1971 में 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था। तो भव्य यात्रा शुरू हो चुकी है भगवान जगन्नाथ की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इस यात्रा में शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा विधायक भी उपस्थित रहे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य से मुलाकात की। गोवर्धन पीठ गए धर्मेंद्र प्रधान और वहां पर उस पीठ के शंकराचार्य से उन्होंने मुलाकात की, दर्शन किए। उन्होंने गोवर्धन पीठ के दर्शन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने समाज के सभी लोगों से पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की। भारत में संस्कृति में पेड़ों की पूजा करते हैं और इसीलिए हमारा भी यह संकल्प होना चाहिए कि जिस तरीके से मां ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, विचार दिए, हम भी अपनी मां के नाम पेड़ लगाकर इस शहर को हरा भरा करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर में पहले दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा संसदीय मर्यादा और परंपरा के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के आचरण पर खेद जताया, साथ ही उनके उस बयान पर ऐतराज जताया जिसमें राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक करार दिया था। राहुल गांधी जी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, उनको संसद के नियम है और संसद की जो गरिमा है उसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए और संविधान में जो लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का हम आदर करेंगे, वो संसद में खड़े होकर के बोल रहे हैं सारे हिंदू हिंसक होते हैं, ये कैसे सहन करेगा देश। और दूसरा, वो जब बोले तो हमने सुना और जब नेता, हमारे सदन के नेता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो जब बोल रहे थे तो सारे कांग्रेसी वेल में थे, हल्ला कर रहे थे। 2 घंटा 20 मिनट तक हल्ला करना ये संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।
लगातार तीसरी बार दिल्ली की 7 सीटों पर जीत के उत्साह के साथ बीजेपी की आज प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक में मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के नेता भाग ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भाग ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष को जनता ने पूरे तरीके से नकार दिया है। 85 दिन तक आप सब जो मेहनत करते रहे, दिन रात एक कर जनता के बीच पहुंचे और सातों माननीय सांसद को जिताकर जो आपने भेजा है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपका साधुवाद। विपक्ष के नेता को समझ नहीं आ पा रहा है कि देश की जनता ने उनको नकारा है। वो इस बात को नहीं समझ पा रही है कि अधिकांश प्रदेशों में उनकी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला। 13 राज्यों में उनको 0 सीटें मिली। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक ने कांग्रेस की ओर से अग्निवीर योजना पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का एक बहुत बड़ा इतिहास है। मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी योजना है जिसके बारे में बहुत सोच समझकर काम किया गया। The Agniveer scheme has a big history to it, and to realize as to how and why it has come by, we need to go back a few years. And let me take you back to the time when we had just won the Kargil war, and the Kargil Review Committee was constituted to draw some important lessons. A lot of good lessons came up, and Kargil Review Committee recommendations for the first time were implemented in a big way, so as to correct the structure of our armed forces, the training aspects, the operational aspects, the need for surveillance, intelligence, and on so forth. बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती चेन्नई में तमिलनाडु के पार्टी प्रमुख के आर्मस्ट्रॉन्ग के परिजनों से मिली। साथ ही के आर्मस्ट्रॉन्ग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी मौजूद थे। के आर्मस्ट्रॉन्ग का पार्थिव शरीर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए पेरम्बूर के कॉर्पोरेशन स्कूल मैदान में रखा गया है। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में मायावती ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर दुख व्यक्त किया। इस हत्या को लेकर मायावती ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को भी घेरा। 5 जुलाई को पेरम्बूर स्थित उनके आवास के पास अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार से दोषियों को दंडित करने की मांग की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले में चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त संदीप राय राठौड़ ने बताया कि आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के सिलसिले में 8 संदिग्धों को पकड़ा गया है और मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। तमिलनाडु में नेताओं की हत्या कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी तमिलनाडु में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं की हत्या कर दी गई। इससे पहले तमिलनाडु में भाजपा नेता जगन पांडियन की अगस्त 2023 में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इसके अलावा तिरुनेलवेली भाजपा महासचिव जगन पांडियन की नेल्लई जिले के पलयान कोट्टई से सटे मूलीकुलम इलाके में उनके आवास के पास हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तमिलनाडु में भाजपा के SC/ST विंग के केंद्रीय जिला अध्यक्ष बालचंद्रन की 24 मई 2022 को दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। चेन्नई के चिंता द्रिपेट इलाके में हमलावरों ने बालचंद्रन पर चाकू से वार कर दिया था, जिस घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। 22 दिसंबर 2022 को पूर्व डीएमके सांसद और तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष S मस्तान की भी हत्या की गई। इससे पहले 19 जुलाई 2013 को तमिलनाडु भाजपा के महासचिव वी रमेश की उनके घर के पास ही हत्या कर दी गई थी। श्री रमेश पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट और एक जाने माने और सम्मानित नागरिक थे। उनकी हत्या के पीछे भी राजनीतिक कारण बताया गया था।
वे महासचिव और तमिलनाडु भाजपा के कोर कमेटी के सदस्य थे और 1991 से भाजपा के माध्यम से समाज की सेवा में लगे थे। ठीक इसी प्रकार तमिलनाडु भाजपा मेडिकल विंग के प्रमुख डॉक्टर अरविंद रेड्डी की भी 23 अक्टूबर 2012 को हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई। इसकी जांच के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने के लिए जांच आयोग हाथरस पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए हैं। इस एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर भीषण गोलीबारी जारी है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद मृत आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि की जाएगी। कुलगाम के मुदरगाम और फुरसल चिन्नीगाम इलाकों में चल रही इस मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन शब्बीर डार के आतंकियों के शामिल होने की सूचना है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान के खत्म होने में अभी और समय लग सकता है। कंफर्मेशन के हिसाब से दो अलग-अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। चिनार कोर कमांडर, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और सभी रैंक के अधिकारियों ने लांस नायक प्रदीप कुमार और सिपाही प्रवीण जंजाल प्रभाकर को श्रद्धांजलि दी। इन दोनों ने ही 6 जुलाई को कुलगाम में ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए 8 से 9 जुलाई को रूस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान मॉस्को में मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। इस यात्रा के क्या खास मायने हैं, उसी को लेकर बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता सुधीर यादव ने रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार से। प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। किस तरीके से यात्रा के खास मायने हैं, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूस में भारत के राजदूत एम्बेसडर विनय कुमार हैं। करीब 5 साल बाद यह यात्रा हो रही है, तो क्या मायने हैं इस यात्रा के? सर, भारत और रूस के बीच सन 2000 से एनुअल समिट की परंपरा रही है, जिसमें हर साल हमारे प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति विजिट एक्सचेंज करते हैं। तो लास्ट एनुअल समिट जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत गए थे, और अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 2 सालों के बाद। तो ये विजिट उस कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रीस्टार्ट कर रहे हैं एनुअल समिट की परंपरा। हम इस विजिट से काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे संबंध हैं वो और भी सुदृढ़ होंगे। फोकस एरिया क्या रहेगा? किन जो एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है? ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारा बहुत बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में, तो वो एक बहुत बड़ा एजेंडा होगा। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस के साथ संबंध बहुत जोड़ी हैं, उस पर बातचीत होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, जो उस पर एक हम डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस पे बात आगे बढ़ेगी। रक्षा संबंध सर्वविदित है, हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, उन पे भी चर्चा होगी। तो एक मल्टीफैसेटेड रिलेशनशिप जो है उसके सारे जो आयाम हैं उन पे चर्चा होगी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल ज़ाहिर एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सूरत में शनिवार को 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। यह हादसा सूरत के सचिन पाली गांव में हुआ। घटनास्थल से 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। पुलिस उपायुक्त राजेश परमार ने बताया कि घटनास्थल से एक महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया है और खोज और बचाव अभियान अभी जारी है। झारखंड के देवघर में एक पुरानी इमारत ढह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 7 लोगों को सकुशल मलबे से निकाल लिया गया है। बाकी को
बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर गोड्डा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 8 से 10 साल पहले श्रावणी मेले में एक बड़ी घटना घटी थी, जिसके बाद से एनडीआरएफ की एक टीम हमेशा देवघर में तैनात रहती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जल्दी शुरू हो गया और लोगों को तेजी से सुरक्षित निकालने का काम भी जारी है। श्रावणी मेला में जो हादसा हुआ था आज से 8-10 साल पहले, उसके बाद से एनडीआरएफ की परमानेंट एक टीम जो है वो देवघर में पोस्टेड रहती है। उसी का ये फ़ायदा है कि ये जल्दी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया है। बिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नेपाल में हो रही बारिश का असर पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया समेत पूरे उत्तरी बिहार में नजर आ रहा है। गंगा, गंडक, कोसी, परमान, महानंदा जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ सहित सभी एजेंसियां सतर्क हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जा रही है। बाढ़ संभावित जिलों में अलर्ट भेजा गया है। गंडक बैराज से शनिवार शाम 5 बजे तक 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे गंडक नदी में तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। इसकी वजह से तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अररिया, किशनगंज, मधुबनी, कटिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून के आगमन के साथ हम लोगों ने जिले में एसओपी के अनुरूप सारी तैयारी पूरी कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक में भी तैयारियों के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसके आलोक में भी सारी तैयारी की गई है। जितना भी सामग्री बाढ़ के लिए आवश्यक होता है उसके लिए टेंडर वगैरह करके दर निर्धारित कर लिया गया है। पशु चारा का भी दर निर्धारित कर लिया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लैंडस्लाइड की कई घटनाओं की वजह से रास्ते भी बाधित हुए हैं। रविवार के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में शासन के निर्देश पर 4 धाम जाने वाले यात्रियों को एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी को ऋषिकेश में ही ठहरने की सलाह दी गई है। मौसम की वजह से फिलहाल 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा बाधित हुई है। ऋषिकेश में भी गंगा के किनारे लोगों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। पर्वतीय जनपदों में बारिश का पहले से पूर्वानुमान था, उसी के दृष्टिगत जल स्तर बढ़ने की संभावना थी, तो थोड़ा जल स्तर बढ़ा है। हम लगातार संबंधित विभागों जैसे सिंचाई विभाग और प्रशासन के संपर्क में हैं। पुलिस द्वारा अपना प्रिवेंटिव कार्रवाई कर ली गई है। सभी को चेतावनी दी गई है और वहाँ ड्यूटी भी लगाई गई कि घाटों के आसपास जो भी लोग हैं उनको हटा दिया गया और वहाँ लोगों को जाने से रोका भी जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। इस समय पृथ्वी पर लगातार मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर भी बढ़ती जनसंख्या का दबाव देखा जा सकता है। ऐसे में हरियाणा में जींद के जुलाना उपमंडल क्षेत्र के आसपास पर्यावरण को बचाने के लिए एक सामाजिक संगठन मेरा प्रयास अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहा है। इस संस्था के लोगों ने बताया कि संजीत कौशिक द्वारा इस संस्था को एक सामाजिक संगठन का रूप दिया गया है। संजीत कौशिक शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं, साथ ही समय निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम भी करते हैं। उन्होंने 2004 से बच्चों के जन्मदिन के मौके पर पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत की थी। उन्होंने 2016 में इस संस्था को एक सामाजिक संगठन का रूप दिया और प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में करीब 500 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा, जिसके बाद से वो अब तक पेड़ लगाते आ रहे हैं और लोगों को भी इस मुहिम से जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष संजीत कौशिक ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2004 में पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की थी, जो धीरे धीरे एक कारवां बन गया और आज उनकी संस्था मेरा प्रयास के तहत सैकड़ों लोग जुड़कर अपने क्षेत्र को हरा भरा बना रहे हैं। वहीं उनकी बेटी नैन्सी ने बताया कि उन्हें अपने पिता द्वारा पेड़ लगाने का कार्य अच्छा लगता है। तो 2004 के आसपास से किसी न किसी के जन्मदिन पर कोई न कोई अच्छा अवसर ढूंढ के हम पौधे लगाते आए हैं, लेकिन 2016 के बाद हम कंटिन्यूटी में बल्क में हम पौधे लगा रहे हैं। 2016 के बाद एवरेज 500 हम काउंटिंग करते नहीं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। 500 का एवरेज है हमारा 2016 से लगातार। और हमारी पूरी टीम है, पूरे सराउंडिंग एरिया जुलाना के आसपास गाँव में लगाते हैं। ऐसी जगह है जहाँ चार दीवारी होती है, जैसे पशु वगैरह पौधों को दिक्कत ना दें, तो हम हर साल बहुत सारे पौधे लगाते हैं। मेरे पापा 2016 से पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं
और वो अभी तक हजारों पेड़ लगा चुके हैं। मुझे भी उनका साथ देने में बहुत अच्छा लगता है। वो पेड़ लगाते हैं, हम आते हैं उनके साथ, फिर यहाँ पे कसी देते हैं, पानी देते हैं, मज़ा आता है हमें भी पेड़ लगा के। सबको लगाने चाहिए पेड़। और अब तक तो बहुत सारे पेड़ लगा चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ जो लगाए वो बड़े भी हो चुके हैं, उनको देख के भी अच्छा लगता है। संस्था के उप प्रधान सतपाल शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग उनसे जुड़ें और क्षेत्र में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जुलाना क्षेत्र के लोगों का कहना है कि संजीत कौशिक की पहल से उन्हें प्रेरणा मिल रही है। संजीत जी 2016 से प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ लगाएं और हर साल 500 पेड़ लगाने का उन्होंने लक्ष्य लिया है। मेरा प्रयास उनकी संस्था है और उसमें उपाध्यक्ष का मुझे भी कार्यभार मिला हुआ है। तो हर साल 500 पौधे हम लगाते हैं। इसके साथ ही देखिए, संजीत सर जी एक बहुत अच्छे प्राणी हैं और ये इन्होंने जो जुलाना को हरा भरा करने का जो प्रतिज्ञा की है उसमें ये खरा उतरने की अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कई सालों से एक मुहिम चला रखी है इनकी संस्था ने कि जुलाना को हरा भरा करना है, जिसके तहत ये जुलाना को पूरा हरा भरा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और कई सालों से पेड़ पौधे, बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।